चैत्र का महीना, निमाड़ की तपती हुई दोपहर ढल रही है और अचानक उस शांत और धूल भरी हवा को चीरती हुई ढोल और मांदल की एक गहरी थाप गूंज उठती है। एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है ये। बिल्कुल, मतलब हवा में उड़ता हुआ गुलाल और सैकड़ों थिरकते हुए कदम और एक साथ गाए जा रहे पारंपरिक लोकगीतों की वो गूंज जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। हाँ, और ये कोई साधारण दिन नहीं होता। सही कहा, ये एक ऐसा दृश्य है जहां पूरा का पूरा गांव एक ही धुन पर और एक ही भावना में रंग गया है। अब जरा हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन की कल्पना करें, जो कि बिल्कुल ही इसके उलट है ना, एकदम उलट। हम सब अपने अपने छोटे छोटे वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं, एक चमकती हुई स्क्रीन सामने है और कानों में वो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन लगे हैं। हाँ, बाहरी दुनिया से एक मजबूत दीवार बनी हुई है हमारी। बिल्कुल, सब कुछ बहुत ही निजी है, बहुत मापा हुआ और खामोश है। हम इस गहरी चर्चा में इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं की बात करने वाले हैं। और ये एक बहुत ही सटीक विषमता है। आज के समय में हमारे अनुभव इतने अधिक आत्मकेंद्रित और डिजिटल हो गए हैं कि वो जो सामूहिक उल्लास की भावना होती थी ना, हाँ, वो पसीने और धूल वाली भावनाओं। बिल्कुल, जहाँ इंसान अपना मैं भूल जाता था, वो भावना कहीं ना कहीं बस पुरानी किताबों में छूटती जा रही है। लेकिन देखिए, जब हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक छोटे से गांव की ओर देखते हैं, ग्राम आनंदपुर खेगांव, हाँ, तो वो सारा आधुनिक एकाकीपन जैसे एक ही पल में छूमंतर हो जाता है। आनंदपुर खेगांव का वो दृश्य सच में अद्भुत होता है। हाँ, हम माता गणगौर उत्सव के बारे में पढ़ रहे थे और जो विवरण स्रोतों से सामने आए उन्होंने सच में मुझे चौंका दिया। मतलब चैत्र मास के इस पावन बेला में समूचा गांव जिस तरह से अपनी जड़ों से जुड़ता है, वो किसी महानगर में बैठे व्यक्ति के लिए अकल्पनीय है। सही बात है, महानगरों में तो लोग अपने पड़ोसियों तक को नहीं जानते। बिल्कुल, और हमारी इस चर्चा का उद्देश्य भी ठीक यही है। श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ केवल किसी धार्मिक अनुष्ठान के पन्ने नहीं पलट रहे हैं। हाँ, ये केवल पूजा पाठ का कोई सीधा साधा विवरण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ किसी भारी भरकम अकादमिक शब्द जाल का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। क्योंकि असल में ये उत्सव एक जीवित और सांस लेता हुआ सामाजिक तंत्र है। और हम इसी तंत्र को डीकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे ये उत्सव निमाड़ की लोक संस्कृति और आपसी भाईचारे को जिंदा रखे हुए है। तो चलिए सीधे उस उल्लास के दृश्य में छलांग लगाते हैं। रविवार का दिन है ना? हाँ, रविवार का दिन आनंदपुर खेगांव के लिए एक विस्फोट की तरह होता है, ऊर्जा का विस्फोट। बिल्कुल, रविवार का वो दिन असल में उत्सव का औपचारिक शुभारंभ होता है। यही वो दिन है जब वो सारी प्रतीक्षा जो हफ्तों से चल रही थी अचानक एक भौतिक रूप ले लेती है। ग्रामवासी माता रणुबाई और राजा धनियर के पावन रथों का स्वागत करते हैं। और ये स्वागत कोई ऐसा वैसा स्वागत नहीं होता। अरे, जब मैं इसके विवरण पढ़ रही थी तो आंखों के सामने एक पूरी फिल्म सी चलने लगी। मतलब इन रथों को इतने आकर्षक रूप से सजाया जाता है, रंग बिरंगे चमचमाते वस्त्र, ताजे फूलों की भारी मालाएं और पारंपरिक आभूषण। ये केवल सजावट नहीं है बल्कि एक तरह का दृश्य काव्य है जो लोग मिलकर रचते हैं। सच में, और इसके साथ जो ध्वनि का संसार जुड़ता है वो तो और भी अद्भुत है। ढोल धमाकों की वो प्राचीन थाप और पारंपरिक गणगौर गीतों की सामूहिक गूंज। ग्रामीण, विशेषकर महिलाएं और युवा उस लय पर लोक नृत्य करते हैं। देखिए, इस नृत्य और संगीत में एक खास तरह का सम्मोहन होता है। ये कोई मंच पर होने वाला प्रदर्शन नहीं है जहाँ कुछ लोग नाच रहे हैं और बाकी सिर्फ दर्शक हों। हाँ, यहाँ कोई दर्शक नहीं है, पूरा गांव ही कलाकार है। बिल्कुल, ये एक सामूहिक भागीदारी है। और यहीं पर मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये जो पूरा दृश्य है, रथ, ढोल, नाचते हुए लोग, ये एक बहुत बड़े सिंक्रोनाइज्ड जीव की तरह लगता है। लेकिन जब ये कारवां गांव के मुख्य बाजार चौक पर पहुंचता है तो जो होता है वो मेरी समझ से थोड़ा परे है। तो हर तरफ माता रणुबाई की जय के उद्घोष से आकाश गूंज उठता है। अब देखिए, एक बाजार चौक आमतौर पर क्या होता है? व्यापार का केंद्र होता है। बिल्कुल, वो मोल भाव की, मुनाफे की और व्यक्तिगत स्वार्थ की जगह होती है। जहां कल तक कोई व्यक्ति अनाज के भाव पर सौदेबाजी कर रहा था, वहां आज अचानक ये सामूहिक आध्यात्मिक उल्लास कैसे पैदा हो जाता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक पल की भीड़ की मानसिकता या क्षणिक उत्तेजना नहीं है? नहीं, इसे क्षणिक उत्तेजना कहना गलत होगा। इसका जवाब मानव मनोविज्ञान की उस अवधारणा में छिपा है जिसे सामूहिक उल्लास कहा जाता है। सामूहिक उल्लास यानी कलेक्टिव एफोवेसेंस। हाँ,
आप देखिए, बाजार चौक का वो स्थान वही रहता है, लेकिन उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। जब वो लयबद्ध ढोल बजता है ना, तो वो लोगों के दिलों की धड़कन को एक समान गति में ला देता है। एक लय में बांध देता है सबको। बिल्कुल। जब सैकड़ों लोग एक साथ उद्घोष करते हैं, तो वो जो भीतर की व्यक्तिगत आवाज होती है कि मुझे कल काम पर जाना है या मुझे ये सौदा करना है, वो आवाज पूरी तरह से दब जाती है। मतलब वो जो पूंजीवादी या व्यापारिक ढांचा है, वो कुछ समय के लिए ध्वस्त हो जाता है। एकदम सही। एक बाजार हमेशा ऊंच नीच और हैसियत पर चलता है। वहां कोई बड़ा व्यापारी है और कोई छोटा मजदूर। हाँ, वो फर्क तो हमेशा रहता है। लेकिन जब वो रथ उस चौक पर आता है, तो वो लेन देन की जगह अचानक एक सांस्कृतिक केंद्र बन जाती है। उस समय उस चौक पर कोई सेठ या मजदूर नहीं होता। सिर्फ भक्त होते हैं। हाँ, वहां सिर्फ माता के भक्त होते हैं। ये निमाड़ी संस्कृति की वो जादुई ताकत है, जहां साझा उल्लास समाज को एक धागे में पिरो देता है। मैं की वो जो सीमित भावना है, वो पिघलकर हम के एक विशाल समुद्र में मिल जाती है। मैं का पिघलकर हम बन जाना, ये सुनने में तो बहुत ही रोमांटिक और आदर्शवादी लगता है। लेकिन ये सच है। हाँ, पर अगर यथार्थ की जमीन पर लौटें, तो मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। मतलब इतना भारी उल्लास, इतनी बड़ी भीड़ और ये पूरा तंत्र अचानक हवा में तो पैदा नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी तैयारी होती है। वही तो, सड़क पर उमड़ रहा ये सैलाब अपने आप तो दिशा तय नहीं कर रहा होगा। किसी भी भव्य आयोजन के पीछे एक बहुत ही मजबूत, लगभग अदृश्य नींव होती है। सही कहा। कोई भी इतना बड़ा उत्सव बिना एक सुदृढ़ व्यवस्था और निस्वार्थ सेवा के सफल नहीं हो सकता। तो चलिए इस भारी चकाचौंध से हटकर उन आंतरिक व्यवस्थाओं की ओर चलते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इस आयोजन की बागडोर मुख्य भक्तों के हाथों में होती है। हाँ, इसमें श्री रामचंद्र जी पटलिया और श्री रामेश्वर जी पटलिया का विशेष उल्लेख आता है। ये लोग रथों के आमंत्रण से लेकर विशेष विश्राम, यानी उन्हें रोकने की जो सदियों पुरानी परंपरा है, उसका निर्वहन करते हैं। और ये निर्वहन कोई छोटी बात नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि ये उत्सव केवल नाच गाने तक सीमित नहीं है। इसमें सेवा, समर्पण और एक गहरे उत्तरदायित्व का भाव समाहित है। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका होती है। बताइए, क्या शंका है? आज के समय में जब हम शहरों में ऐसे बड़े आयोजन देखते हैं, तो हम उसे सीधे सीधे इवेंट मैनेजमेंट कह देते हैं। और चलिए पूरी ईमानदारी से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या ये संभव नहीं है कि इतने बड़े आयोजन की जिम्मेदारी निभाना गांव भर में एक तरह का सामाजिक रुतबा या शक्ति प्रदर्शन करने का तरीका हो? ये आज के चश्मे से देखने पर ऐसा ही लगता है। हाँ, मेरा मतलब है कि हमेशा कुछ खास परिवारों के पास ही ये जिम्मेदारी क्यों होती है? क्या हम इसे सिर्फ एक बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया इवेंट मैनेजमेंट नहीं मान सकते, जहां बजट, लॉजिस्टिक्स और भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है? यह एक बहुत ही प्रासंगिक और तीखा सवाल है, लेकिन सतह के नीचे दर्शन बिल्कुल अलग है। आधुनिक इवेंट मैनेजमेंट और इस पारंपरिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? देखिए, इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, एक चेकलिस्ट होती है, काम को समय पर और बजट के भीतर निपटाने का दबाव होता है, और अंत में इसके पीछे कोई ना कोई व्यावसायिक लाभ या ब्रांडिंग छिपी होती है। हाँ, वहां तो सब कुछ आउटसोर्स कर दिया जाता है पैसे देके। बिल्कुल। लेकिन आनंदपुर खेगांव में जो हो रहा है, वो किसी काम को निपटाना या अपनी ब्रांडिंग करना नहीं है। इसे समझने के लिए हमें धरोहर के रक्षण के सिद्धांत को समझना होगा। धरोहर का रक्षण यानी स्टुअर्डशिप। हाँ, वे खुद को इस उत्सव का मालिक या आयोजक नहीं मानते। वे खुद को एक सेवक मानते हैं, जिसे पीढ़ियों से चली आ रही एक पवित्र चीज सुरक्षित रखने के लिए सौंपी गई है। अच्छा, यानी वे केवल एक देखभाल करने वाले हैं, मालिक नहीं। सटीक। और जहां तक सामाजिक रुतबे की बात है, तो ये रुतबा सत्ता से नहीं बल्कि त्याग से आता है। त्याग से? वो कैसे? जरा सोचिए उस भारी लॉजिस्टिक्स के बारे में। बिना किसी मॉडर्न सॉफ्टवेयर, बिना किसी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप और बिना किसी इवेंट कंपनी के पूरे गांव का जुटना। हाँ, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। रथों की व्यवस्था करना, उनका ध्यान रखना, ये सब आपसी विश्वास पर टिका होता है। जब हम इसे बड़े परिदृश्य में देखते हैं, तो समझ आता है कि ये परिवारों द्वारा नई पीढ़ी के लिए एक मौन पाठशाला का काम करता है। मौन पाठशाला मतलब बिना कुछ बोले सिखाना। बिल्कुल। जब गांव के युवा देखते हैं कि उनके घर के बड़े बुजुर्ग इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, रातों की नींद खराब कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी वित्तीय लाभ के या मंच पर नाम बुलवाए जाने की लालसा के, सिर्फ श्रद्धा और सेवा भाव से। हाँ, तो वो सेवा भाव युवाओं के भीतर बिना कोई भाषण दिए ही उतर जाता है। वे सीखते हैं कि समाज को कैसे जोड़ा जाता है,
ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवन मूल्यों का सीधा हस्तांतरण है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि असली रुतबा सत्ता से नहीं, त्याग से आता है। और यही सेवा और त्याग का भाव हमें इस उत्सव के उस पड़ाव की ओर ले जाता है जो सबसे भावुक है। मंगलवार का दिन। हाँ, मंगलवार का दिन। मेहनत, व्यवस्था और उस अपार उल्लास के बाद अब समय आता है उत्सव के अंतिम चरण का। जो विवरण सामने आते हैं वे बताते हैं कि आनंदपुर खैगांव के गुर्जर मांगलिक भवन में विशाल आयोजन होता है। जी, विसर्जन से ठीक पहले इसी भवन में एक विशाल भोजन, प्रसादी और भंडारे का आयोजन किया जाता है। एक ऐसा दृश्य जहां गांव का हर व्यक्ति और दूर दूर से आए श्रद्धालु सभी एक साथ बैठकर माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और इसके बाद आता है वो पल जो अत्यंत भावुक और भारी कर देने वाला है, माता जी के रथों की विदाई और प्रतिमा विसर्जन की प्रक्रिया। ये एक ऐसा क्षण होता है जहां वो सारा शोर, वो ढोल की थाप अचानक एक बहुत ही गहरी और मौन शांति में बदल जाती है। और आंसुओं में भी। और यहीं पर मेरे दिमाग में गहरी उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? आखिर क्यों? मतलब इतने रंगीन, ऊर्जावान और खुशी से भरे उत्सवों का अंत हमेशा विसर्जन जैसी रुला देने वाली विदाई के साथ ही क्यों होता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम समुद्र के किनारे बहुत मेहनत से एक सुंदर रेत का महल बनाएं, उसे सजाएं, उसे आकार दें और फिर चुपचाप खड़े होकर उसे लहरों में बह जाने दें। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया आपने। मतलब इतनी मेहनत के बाद उसे बहा क्यों देना? क्या हम उस रथ को साल भर के लिए किसी मंदिर में सुरक्षित नहीं रख सकते? क्या इस दुखद विदाई के बिना ये उत्सव पूरा नहीं आ सकता? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, खासकर हमारे आज के उस समाज में जो हर चीज को हमेशा के लिए मुट्ठी में बांध कर रखना चाहता है। हाँ, हम तो हर चीज को सहेज कर रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ विसर्जन के पीछे का दर्शन समझना बहुत जरूरी है। भारतीय लोक परंपरा में विसर्जन केवल एक अंत नहीं है, ये जीवन के शाश्वत चक्र का हिस्सा है। ये हमें वैराग्य या मोहभंग का पाठ पढ़ाता है। यानी चीजों से चिपके न रहने की कला। बिल्कुल। वो जो रेत का नहल है ना, वो हमें ये सिखाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो भौतिक रूप है उसे एक दिन जाना ही है। चाहे वो कितना ही सुंदर रथ क्यों न हो। हाँ, लेकिन उस महल को बनाने में जो आनंद मिला, जो रिश्ते बने, वो अनुभव हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। अगर वे उस रथ को साल भर के लिए रख लें तो वो एक सामान्य वस्तु बन जाएगा, आदत का हिस्सा हो जाएगा, उसकी वो अहमियत नहीं रहेगी। सही कहा। लेकिन उसे विसर्जित करने का जो दर्द है वो उस रथ के प्रति श्रद्धा को हमेशा जीवित रखता है। ये सच में एक बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब उस रथ पर भौतिक अधिकार जताना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उत्सव की वो जो साझा ऊर्जा है वो महत्वपूर्ण है। और यहाँ उस भंडारे की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि विसर्जन के उस भावुक क्षण से ठीक पहले भंडारा होता है। हाँ, मैंने भी सोचा कि इतने भारी मन से ठीक पहले भोजन का क्या काम। इसके पीछे गहरा सामाजिक मनोविज्ञान है। विदाई से ठीक पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि पूरा समुदाय एक ही पंक्ति में बैठे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। बिल्कुल। जब लोग एक साथ पंगत ना बैठकर खाते हैं तो उनके बीच की सारी दूरियां उस मांगलिक भवन के बाहर ही छूट जाती हैं। ये आपसी भाईचारे को अपने चरम पर ले जाता है। और फिर विसर्जन का समय आता है। हाँ, और उस समय वो जो रथों की विदाई का दुख होता है वो किसी एक व्यक्ति का दुख नहीं होता, वो पूरे गांव का साझा दुख होता है। ये तो सचमुच अद्भुत है। मतलब हमने केवल खुशी ही नहीं बांटी, बल्कि हम उस विदाई के दर्द को भी एक साथ महसूस कर रहे हैं। और यही वो साझा दुख है जो समुदाय को फेविकॉल की तरह जोड़ देता है। फेविकॉल की तरह, बिल्कुल सही। मनोविज्ञान भी ये मानता है कि एक साथ हंसने वाले लोग शायद एक दूसरे को भूल जाएं, लेकिन जो लोग एक साथ किसी गहरे दुख से गुजरते हैं वो एक ऐसी मजबूत डोर से बन जाते हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। विसर्जन का यह दुख दरअसल गांव को और अधिक करीब ले आता है। ये पूरी प्रक्रिया किसी मास्टर क्लास से कम नहीं लगती। बिल्कुल, मास्टर क्लास ही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करें तो आनंदपुर खैगांव का ये गणगौर उत्सव कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसे सिर्फ कैलेंडर पर एक लाल निशान लगाकर छुट्टी बना ली जाए। हाँ, ये कोई आम छुट्टी का दिन नहीं है। ये निमाड़ की उस समृद्ध लोक संस्कृति का एक जीता जागता सबूत है जो आज के मशीनी युग में भी पूरी शिद्दत से सांस ले रही है। ये परंपराओं का वो प्रवाह है जो कभी नहीं रुकता। बिल्कुल, चाहे वो रविवार को रथों के आगमन का प्रचंड उल्लास हो या बाजार चौक का वो जादुई परिवर्तन जहां मैं पूरी तरह से हम में बदल जाता है, या फिर पटेलिया परिवार का वो निस्वार्थ सेवा भाव। हाँ,
जो बिना किसी इवेंट मैनेजमेंट की डिग्री के इतना बड़ा आयोजन संभाल लेता है और अंत में मंगलवार को उस विशाल भंडारे का सामूहिक भोज और विसर्जन की वो रुला देने वाली विदाई, जो पूरे समुदाय को एक दर्द में पिरो देती है। ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की एक बहुत ही सशक्त प्रेरणा देता है। और मैं कहूंगा कि अगर हम आज के समय के हिसाब से देखें तो इन आयोजनों की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज इनकी सख्त जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे जानकारी के अतिभार का युग कहा जाता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, हम लगातार नोटिफिकेशन, न्यूज़ फीड और तरह तरह की जानकारियों से घिरे रहते हैं। हमारे दिमाग हर समय नई नई चीजों से भरे रहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि इंसान अंदर से बहुत खाली महसूस करता है। बिल्कुल, अकेला महसूस करता है। ऐसे समय में आनंदपुर खैगांव जैसी ये सांस्कृतिक जड़ें इंसान को एक गहरी मानसिक स्थिरता देती हैं। एक सुकून देती है। हाँ, ये एहसास कराती हैं कि दुनिया सिर्फ उस 6 इंच की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। कोई भी ये महसूस कर सकता है कि वो किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, वो अकेला नहीं है। ये जो सामुदायिक जुड़ाव है, ये आज के समय का सबसे बड़ा मानसिक संबल है। सही कहा। और यही वो जड़ों की ताकत है जो निमाड़ी संस्कृति को तमाम आंधी तूफानों के बावजूद पूरी भव्यता के साथ सहेजे हुए हैं। बिल्कुल, और ये आगे भी इसे सहेजे रखेगी। और इसी गहराई के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर पहुंच गए हैं। एक बहुत ही शानदार सफर रहा ये। हाँ, हमने देखा कि कैसे परंपराएं बिना किसी शोर के पीढ़ियों का निर्माण करती हैं। लेकिन आज इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो इस पूरे विषय से ही निकला है और जिसे हम श्रोताओं के लिए पीछे छोड़ना चाहेंगे। एक विचार उत्तेजक सवाल है ये। हाँ, हमने देखा कि कैसे गणगौर जैसे ये पारंपरिक उत्सव लोक संगीत और भंडारे की पंगत के माध्यम से बिना किसी स्कूल के ही नई पीढ़ी के भीतर सांस्कृतिक पहचान ट्रांसफर कर देते हैं। और वो भी बिना एक शब्द का उपदेश दिए। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है, एक बहुत ही गहरा सवाल है। जब हम इस चर्चा के बाद वापस अपने उसी आधुनिक, वातानुकूलित और डिजिटल बुलबुले वाले जीवन की ओर लौटेंगे, तो क्या हमारे इन चमकते हुए शहरी जीवन में ऐसा कोई भी साझा अनुष्ठान बचा है? कोई ऐसा मौका जो सबको जोड़ सके? हाँ, जो बिना एक भी शब्द कहे पूरे के पूरे समुदाय को इतनी गहराई से, इतने दर्द और खुशी के साथ एक दूसरे से जोड़ सके। ये सच में सोचने वाली बात है। या फिर स्क्रीन के जरिए पूरी दुनिया से हर पल जुड़े रहने की इस अंधी दौड़ में हमने हकीकत में एक साथ खड़े होने, सामूहिक खुशी से नाचने और साझा दुख में आंसू बहाने की इस प्राचीन कला को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। शायद हम बहुत कुछ खो रहे हैं इस आधुनिकता में। इस पर सोचिएगा जरूर। ये सवाल हमें अपनी जड़ों की ओर वापस देखने पर मजबूर करता है।